राजवीर ने जैसे ही तनु को बेहोश देखा तो जल्दी ही मोहित को बोला, तनु को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं, तुम तनु को लेकर जल्दी आओ। राजवीर ने जल्दी ही गाड़ी निकाली और तनु को लेकर शिल्पा और रूपा के साथ हॉस्पिटल की ओर चला गया। बाकी के सभी वहां दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद मार्गरेटा को छोड़कर बाकी सब भी वहां खंडाला के सिटी हॉस्पिटल चले गए। वहां पहुंचकर जल्दी ही गायनेकोलॉजिस्ट ने तनु का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। वो बेहोश थी पर बेबी ठीक था। डॉक्टर बाहर आकर सबसे बोले, देखिए पेशेंट की हालत ठीक है, पर उनसे कहिए स्ट्रेस बिल्कुल ना ले और अब तो उन्हें अपना खास ध्यान रखना पड़ेगा। यदि यही इसी तरह से गिरती पड़ती रही तो बेबी के प्री मैच्योर होने के चांसेस हैं, इसलिए आप सब मिलकर इनका ध्यान रखें। डॉक्टर के जाने के बाद सभी तनु के कमरे में आ गए। शिल्पा तनु के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगी और प्यार से बोली, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, क्यों नहीं मान जाती जो सच है। अब तो पुलिस ने हर ओर ढूंढ लिया है, हमें भी भाई के खोने का दुख है, पर मैं जानती हूँ तुम इसे कभी नहीं मानोगी। धीरे धीरे तनु को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोलकर अपने चारों ओर देखा। सभी उसके इर्द गिर्द बैठे थे। तो फिर से सुबह को हुई बात को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी नजरें फेर ली। दादू वहीं चेयर पर बैठकर बोले, मेरी तरफ देखोगी भी नहीं, पोता खोया है मैंने, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। जानता हूँ दिल तो मेरा भी कहता है कि मेरा पोता यहीं है, आस पास है, पर क्या करूं, पुलिस ने हर ओर ढूंढ लिया पर तेज का कहीं पता नहीं चल रहा है। हमें माफ करो, हमारी वजह से आज तुम इस हालत में पहुंच गई। चलो चॉपर रेडी है, हम शाम को ही यहाँ से निकल जाएंगे। तनु ने एक नजर फिर दादू को देखा और कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं सबको माफ कर दूं तो मैं सभी को माफ कर दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है, वो ये है कि आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए। मैं अपने पति का इंतजार करूंगी, मुझे पता है वो यहाँ जरूर आएंगे। दादू ने फिर आस भरी नजरों से तनु को देखकर कहा, बहुत जिद्दी हो तुम। मैं मार्गरेटा को यहाँ छोड़ जाऊंगा और मैं भी यहीं रुकूंगा। अब अपने साथ साथ मेरी भी केयर करना। मैं भी तुम्हें बहुत तंग करूंगा जैसे अभी तुम मुझे कर रही हो। बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना भी बनवा लूंगा, पर अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रुकने का सुख गंवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारे खानदान का जो भी ये नन्ही शहजादी या शहजादा है उसे सबसे पहले मैं देखूं। फिर वो मुस्कुराने लगे। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादू की बात सुनकर तनु की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए शिल्पा को बोला, पर अब बस इस तरह से रो मत। शिल्पा ने दादू को देखकर कहा, और दादू आप इसकी बात मत मानिए, आज ही हॉस्पिटल पहुंच गई है, अकेले रहेगी तो कैसे केयर कर पाएगी अपनी। उसने एक नजर राजवीर को देखा तो राजवीर ने भी उसे शांत रहने का इशारा किया। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया और बोला, अभी परेशान मत करो तनु को, कुछ दिन रहने दो। जब उसका मन शांत हो जाएगा तो अपने आप ही सही डिसीजन ले पाएगी। और जहां तक उसने ठान लिया है कि वो यहाँ रहकर तेज का सपना पूरा करेगी, तो मुझे लगता है उसे करने देना चाहिए। इसी बहाने उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें नहीं आएंगी। तुम कुछ दिन के लिए दिल्ली चलो, फिर उसके बाद वापस यहीं आकर तनु के साथ रहना। और वैसे भी यहाँ की कंस्ट्रक्शन का काम मैं देखूंगा, तो मेरी केयर कौन करेगा। और उसे शिल्पा को देखकर एक आंख मारी। शिल्पा राजवीर की हरकत देखकर मुस्कुरा उठी, पर फिर भी मन मसोरते हुए राजवीर को हाँ कह दिया। उधर वीर और रूपा ने भी तनु को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सभी समझ गए थे अब वो नहीं मानेगी। तनु अब ठीक थी तो सभी उसे डिस्चार्ज कराकर घर चले गए। वहां फार्म हाउस में तनु की केयर करने के लिए मार्गरेटा को छोड़ दिया और बाकी के सभी अपनी अपनी जगह निकल गए। उधर शिमला में प्रीति विक्रम के बारे में सोचकर खुश हो गई थी कि वो अब सुधा से शादी ना करके किसी और से शादी कर रहा है। प्रीति ने विक्रम से कहा, क्या मैं भी उससे मिल सकती हूँ? विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी कल उससे मैं शादी कर ही लूंगा, तो चलो आज तुम्हें उससे मिलाता हूँ। फिर उसका ध्यान प्रीति की हालत पर गया। प्रीति के कुर्ते से शॉल सरक गई थी और उसका फटा हुआ कुर्ता दिखाई दे रहा था। विक्रम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और ऐसे ही कहा, सबसे पहले होटल चलकर तुम नहाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी नहा धोकर तैयार हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें मिलाने ले चलता हूँ। प्रीति ने हाँ कहा, पर जाने किस सोच में गुम हो गई। कुछ देर बाद विक्रम का ध्यान सामने मिरर पर गया। उसने पाया ड्राइवर का ध्यान बार बार प्रीति पर जा रहा है, तो विक्रम ने तेज आवाज में ड्राइवर को बोलकर कहा, लखन
तुम भी अपना ध्यान गाड़ी चलाने में दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लखन विक्रम की बात को समझ गया था और हड़बड़ाते हुए हाँ कहा। उसने फ्रंट मिरर को एडजस्ट करके अपना ध्यान गाड़ी चलाने में लगा दिया। विक्रम ने प्रीति की तरफ चेहरा घुमाया। अभी भी उसने शॉल ठीक नहीं की थी, तो धीरे से उसने शॉल उठाकर प्रीति के कंधे से सीधा कर दिया, जिससे उसका फटा हुआ सूट दिखाई नहीं दे रहा था। प्रीति जो विंडो के बाहर की तरफ देख रही थी और जाने किस सोच में गुम थी, विक्रम की हरकत से अचानक ही चौंक गई। पर जब अपनी हालत पर ध्यान गया तो मन ही मन विक्रम को उसने धन्यवाद कहा। उधर वीर और रूपा ने भी तनु को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो भी समझ गए थे कि ये अब नहीं मानेगी। तनु अब ठीक थी तो सभी उसे डिस्चार्ज कराकर घर चले गए। वहां फार्म हाउस में तनु की केयर करने के लिए मार्गरेटा को छोड़ दिया और बाकी के सभी अपनी अपनी जगह निकल गए। हॉल में तनु दादाजी के साथ बैठी थी। पूरा घर खाली हो गया था, जिससे दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। मार्गरेटा तनु और दादाजी के लिए जूस लाकर वहां रख कर गई। जूस पीते पीते तनु ने दादाजी से कहा, दादू एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? दादू ने भी जूस पीते पीते उसकी ओर देखा और कहा, कुछ कहने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम हमसे बगैर किसी रोक टोक के अपनी बात कह सकती हो। तनु ने कहा, वहां डेनमार्क और जर्मनी का पूरा बिजनेस आप वीर भैया को सौंप दीजिए, जो वहां का काम अच्छे से संभाल लेंगे, और यहाँ दिल्ली का बिजनेस मैं समेटकर खंडाला लाना चाहती हूँ। मैंने और तेज ने मिलकर सपना देखा था कि हम यहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम खोलेंगे, जो शहर के कोलाहल से दूर होगा, एक शांत जगह पर होगा। दूर दूर तक पहाड़ियां नजर आएंगी, ठंडी हवाओं के झोंके, और जिस तरफ आंख उठे उस तरफ पक्षियों और हरे भरे पेड़ों के नजारे हो। दादाजी ने तनु की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हें यहाँ आश्रम खोलने के लिए मना नहीं करूंगा, पर पूरा बिजनेस समेटकर यहाँ लाना संभव नहीं है। वहां पर हमारी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यदि तुम्हें आश्रम के लिए और पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, पर वो प्रॉपर्टी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की है, इसलिए उसे वैसे ही रहने दो। तनु ने कुछ सोचते हुए कहा, तेज ने मुझे एक गोल्डन कार्ड दिया था, जिसका मैंने आज तक उपयोग नहीं किया। पता नहीं उसमें कितने पैसे होंगे। उसके अलावा भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगी, बस आप मुझे गाइड करते जाना। दादाजी ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और अपने मन में कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें पता भी नहीं उस गोल्डन कार्ड में कितने पैसे हैं। हम रोज ही 1 करोड़ भी खर्च करेंगे तो भी उसके पैसे कभी खत्म नहीं होने वाले। और फिर वो मुस्कुरा दिए। जूस और अपना नाश्ता खत्म करके तनु दादाजी के साथ गार्डन में आ गई और उसने अरुण को फोन लगाया। अरुण ने फोन उठाया तो तनु ने कहा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई होगी और तुमने बहुत आराम कर लिया होगा, इसीलिए अब फ्रांस से सीधा खंडाला आ जाओ। मुझे बहुत जरूरी काम है। मैंने तुम्हारी टिकट भी बुक कराई है। फ्लाइट अभी 2 घंटे के बाद ही है। तुम फौरन अपनी पैकिंग करके यहाँ आ जाओ। दादाजी ने सवालिया नजरों से तनु की ओर देखकर कहा, अरुण तो वहां वीर की मदद कर रहा है, यहाँ उसका क्या काम? तनु मुस्कुराकर बोली, जो काम मैं पुलिस से नहीं करा सकी वो मैं अरुण से कराऊंगी। और तनु मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली गई। दादू ने भी मार्गरेटा को आवाज देकर बुलाया, उसे तनु को दवाई देने को कहा और आंख बंद करके चेयर पर टिक गए। उधर पुणे में सभी डॉक्टर कपाड़िया के आने का वेट कर रहे थे। आज तो डॉक्टर नवीन बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो खुशी खुशी सारे काम को संभाल रहे थे और डॉक्टर ममता उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर ममता के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। डॉक्टर कपाड़िया हॉस्पिटल में आए। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सभी ने उनकी स्पीच को सुना। कुछ टिपिकल केस जो उन्होंने अपनी लाइफ में हैंडल किए थे उसके बारे में उन्होंने सबको बताया। उसके बाद डॉक्टर लंच के लिए हॉल में इकट्ठा हो गए। लंच के बाद डॉक्टर ममता डॉक्टर कपाड़िया को अपने केबिन में ले गई। उन्होंने डॉक्टर नवीन को भी साथ में आने के लिए कहा। तीनों डॉक्टर ममता के केबिन में आए। डॉक्टर कपाड़िया ने मजाक में डॉक्टर नवीन से कहा, और सुनाओ नवीन, तुम्हारी प्रेम कहानी कुछ आगे बढ़ी या अभी भी वहीं लटकी है? डॉक्टर नवीन डॉक्टर कपाड़िया की बात सुनकर चौंक गए। वो कुछ कहते तभी डॉक्टर ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, इनकी कहानी तो बहुत आगे बढ़ गई। कभी फिजिशियन थे पर आज दिल के डॉक्टर बन गए हैं। ममता की बात सुनकर तीनों ही मुस्कुराने लगे। ममता ने फिर कहा, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं और आपको भी उसमें शामिल होना है। डॉक्टर कपाड़िया ने दोनों को बधाई दी। डॉक्टर नवीन तो फूले नहीं समा रहे थे। तभी डॉक्टर ममता ने डॉक्टर कपाड़िया जी से कहा,
आपसे एक टिपिकल केस के बारे में डिस्कस करना था। फिर उसने तेज की फाइल को वहां टेबल पर रख दिया। उसने आगे भूमिका बांधते हुए कहा, इस केस को अभी तक डॉक्टर नवीन देख रहे थे, जिसे मैं असिस्ट कर रही थी, और ये पेशेंट होश में आते आते अचानक ही कोमा में चला गया। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया। हम दोनों चाहते हैं ये पेशेंट जल्दी ही ठीक होकर अपने घर जा सके। डॉक्टर नवीन आश्चर्य से ममता को देख रहे थे। वैसे सच में तो वो नहीं चाहते थे कि तेज ठीक हो, पर ममता ने उसे इस केस में आगे कर दिया था, तो अब तो उसे ध्यान देना ही था। डॉक्टर कपाड़िया ध्यान से तेज की फाइल को पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ पॉइंट पर डिस्कस किया और शाम को तेज के दिमाग का सीटी स्कैन करने के लिए कहा। दोनों ने हाँ कह दिया। डॉक्टर कपाड़िया वहां से दूसरे हॉस्पिटल में विजिट के लिए चले गए। उधर शिमला में सुधा रात भर विक्रम को फोन लगाती रही, पर उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क था। विक्रम और प्रीति रात भर होटल नहीं आए थे। वैसे प्रीति की खबर तो मिल गई थी कि उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया है, पर उसे ये नहीं पता था कि विक्रम ने ही उसे बचाया है। वो बेसब्री से विक्रम का इंतजार कर रही थी। वो अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई, तभी उसने देखा विक्रम और प्रीति मुस्कुराते हुए होटल की लॉबी में रूम की तरफ चले आ रहे हैं। विक्रम ने एक नजर सुधा को देखा, पर फिर भी उसे इग्नोर करते हुए प्रीति से कहा, तुम जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलेंगे। ठीक आधे घंटे बाद तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगा। यदि तुम तभी नहीं निकली तो मैं चला जाऊंगा। और सुनो, मैं हल्द्वानी घाटी के रेजिमेंट से मिलने की बात भी कर ली है। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बात सुनकर मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट है। उनसे मिलने की तो मैं झट से तैयार हो जाऊंगी। और वो जल्दी से अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। विक्रम भी मुस्कुराता हुआ अपने रूम में चला गया। विक्रम को देखकर सुधा के दिल को बहुत चोट लग रही थी। उसने मन में कहा, विक्रम मुझे इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वैसे भी शादी मेरे साथ हो रही है, और ये प्रीति पता नहीं क्यों जॉक की तरह मेरे होने वाले पति से चिपक रही है। पर ये बच कैसे गई? रवि ने तो कहा था उसने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया है, पर ये तो मुस्कुराते हुए यहाँ आ गई। इसका जल्दी ही फिर इंतजाम करना पड़ेगा। वो झट से अपने रूम में गई और उसने फिर किसी को फोन लगाकर पहले तो चिल्लाया कल की गलती के लिए, फिर बाद में अगला प्लान समझाकर उसे 15 मिनट के अंदर ही होटल में आने को कह दिया। फिर उसने एक और फोन लगाया, किसी को अपना कैमरा लाने को कहा।